हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले एक नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज की क्लास का मेरा मोटिव है तुम्हें एक कॉन्फिडेंस देना कि हाँ, तुम्हें ये चैप्टर ऑलरेडी आता है, बिना करे भी आता है, और ये बिल्कुल सच बात है। इसके जितने भी ट्रीटमेंट हम सीखने वाले हैं, ऑलरेडी हम सारी की सारी चीजें रिटायरमेंट में कवर कर चुके हैं। इसके अंदर कुछ भी नया अलग से नहीं है। और लिटरली डेथ ऑफ अ पार्टनर की फाइनल एग्जाम में वेटेज, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, सितंबर की भी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम में इसकी वेटेज है आपकी कम से कम 4 से 6 नंबर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जबकि रिटायरमेंट आपने अच्छे से करा हो तो रिटायरमेंट और ये मिला के 10 से 12 नंबर के, तो ये 2 चैप्टर्स हमें कवर कर देते हैं। तो भाई, डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या अलग हो सकता है रिटायरमेंट से, आराम से समझते हैं। देखो, डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई ड्यूरिंग द पार्टनरशिप का टेन्योर। कि बिजनेस चल रहा था, ए बी और सी साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे थे, लेकिन किसी एक पार्टनर की अचानक से डेथ हो गई। रिटायरमेंट में क्या होता है कि कोई पार्टनर रिटायर होकर बिजनेस से निकल जाता है। रिटायरमेंट और डेथ में फर्क क्या है भैया? रिटायर होना है ना अगर किसी पार्टनर को, तो नोटिस देना पड़ेगा। डेथ से पहले नोटिस नहीं देना, बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना, कि भाई डेथ से पहले कौन नोटिस दे? नोटिस देके थोड़ी कि हाँ भाई मैं आज से 40 दिन बाद डेथ हो जाएगी, नहीं, कोई नोटिस नाम की चीज ही नहीं हो सकती। तो रिटायरमेंट और डेथ में फर्क क्या है कि नोटिस नहीं देता रिटायरिंग पार्टनर नोटिस देकर जाता है, डेथ वाला पार्टनर नोटिस नहीं देता। तो भैया, रिटायरमेंट को आप प्लान कर सकते हो, डेथ को आप प्लान नहीं कर सकते। तो रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हो, उसकी वजह से उसकी अकाउंटिंग के अंदर, जैसे हम देखते हैं कि रिटायरमेंट जितने भी आपने क्वेश्चन करे, लगभग सभी क्वेश्चन में आपने देखा कि रिटायरमेंट हो रही है ईयर एंड पे, लेकिन डेथ के अंदर जरूरी नहीं है कि वो ईयर एंड पे हो, डेथ कभी भी हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? रिटायरमेंट के बाद जितना भी पैसा बनता है, रिटायरिंग पार्टनर का टोटल हिस्सा बनता है कैपिटल का, वो आप रिटायरिंग पार्टनर को ही कल को चुकाने वाले हो। लेकिन जब किसी पार्टनर की अगर डेथ हो गई, तो उसका जो हिस्सा है कैपिटल का, उसका जो हिस्सा है फर्म में, उसको कैसे चुकाओगे? उसकी तो डेथ हो गई, तब उसके एग्जीक्यूटर को चुकाते हो। मतलब कि उसका एक एग्जीक्यूटर आ जाता है, उसकी जगह पे कोर्ट एक बंदा अप्रूव कर देता है कि इस बंदे को आपने सारा पैसा देना है। बस ये 2 ही फर्क है। पहला क्या है कि रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड बट डेथ कैन नॉट बी। दूसरा क्या है, रिटायरमेंट का सारा पैसा रिटायरिंग पार्टनर को ही मिलता है, लेकिन डेथ के बाद सारा पैसा किसको मिलता है? एग्जीक्यूटर को मिलता है। और कुछ फर्क नहीं है, अकाउंटिंग बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो आज मैं आपको सारी की सारी अकाउंटिंग क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है, सबका एक रिकैप दे दूंगा कि कैसे कैसे चीजें दिखने वाली हैं। तुम्हारा सारा रिवाइज भी हो जाएगा, रिटायरमेंट भी, एडमिशन भी, और डेथ के बेसिक कॉन्सेप्ट भी सारे एक बार समझ आ जाएंगे। चलो जल्दी से शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो, पहली चीज हम देख चुके हैं कि डेथ कैन नॉट बी प्लान्ड और पेमेंट एग्जीक्यूटर को दी जाती है। फिर देखो, सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ कि रेशो, तो रेशो के क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। रेशो के अंदर आपको कह सकते हैं कि आपको ओल्ड दे रखी है और न्यू दे रखी है, तो आपको कह देगा बताओ सैक्रिफाइस या गेन कितना है। बहुत आराम से निकाल लोगे न्यू माइनस ओल्ड करके, है ना। कि आपको ओल्ड दे रखी है ए बी और सी की 3:2:1, सी की डेथ हो जाती है, न्यू रेशो दे दी ए और बी की 1:1। तो आप आराम से निकाल लोगे किसने कितना सेक्रीफाइस किया, किसने कितना गेन किया, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे ए का, तो ए का सर नया है 1/2, पुराना था 3/6, तो ये आ गया नील। और बी का देखें, बी का सर नया है 1/2, पुराना था 2/6, एलसीएम आया 6, तो 3 - 2 दैट इज 1/6, है ना। इसका इतना गेन आ गया, उसने कुछ गेन सेक्रीफाइस नहीं किया, इतना सिंपल। ये आपको वो कह देगा कि आप क्या करो, हमें आपको ओल्ड रेशो दे रखी है और हमने बताया सी की डेथ होने के बाद जो शेयर था नए पार्टनर पुराने पार्टनर ने इस तरीके से गेन किया, तो नई रेशो निकाल दो। वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे। फिर आता है दूसरे नंबर पे तुम्हारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिखाइए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कुछ मुश्किल नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपके पास क्या होता है, जैसा चेंज इन पीएसआर में सीखा बेटा आपने, सेम ही तो कहानी है। गुडविल 2 तरीकों से देखने को मिल सकती है। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं? एक होता है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, एक होता है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, कि गुडविल पहले से बुक्स में दिख रही है। और दूसरा क्या होता है, वैल्यूड गुडविल, कि जो आपने एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन कैलकुलेट करी। जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल होती है, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही होती है, उसको क्या कर देते हैं हम? राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
गुडविल अकाउंट, हम इसे राइट ऑफ कर देते हैं। ये ट्रीटमेंट हमें पता ही है। और अगर वैल्यूड गुडविल हो तो ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, हो जाएगा आराम से। तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल को राइट ऑफ और वैल्यूड गुडविल को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देते हैं। ये ट्रीटमेंट कर देते हैं गुडविल का। और जितने भी, अरे भाई जितने भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं, जितने भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, उनका ट्रीटमेंट भी एज इट इज चेंज इन पीएसआर वाला, या मैं चेंज इन पीएसआर वाला बोल दूं या मैं रिटायरमेंट वाला बोल दूं, जो मर्जी बोल दो, उसमें कुछ फर्क नहीं है, दोनों में सेम था। तो यहां पर भी वही होगा। रिटायरमेंट बोल दो आप, एडमिशन बोल दो, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, वहां भी यही था। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं बदलता। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसके अंदर जनरल रिजर्व आ गया, स्पेसिफिक रिजर्व आ गया, आपका क्या कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ गए, और उधर से एक्यूमुलेटेड लॉसेस के अंदर एक्यूमुलेटेड लॉस आ गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। इन पांचों का ट्रीटमेंट एज इट इज, जैसे चेंज इन पीएसआर में पड़ा, रिटायरमेंट में पड़ा, एडमिशन में पड़ा, डिट्टो कॉपी पेस्ट। तो कुछ नया नहीं है, खत्म हो जाएगा। फिर आता है कि भैया डेथ को आप प्लान नहीं कर सकते कि ईयर एंड पे ही डेथ होनी चाहिए, कभी भी हो सकती है, और जिस दिन डेथ होगी उस दिन तक के तुम्हें प्रॉफिट या लॉस डेथ वाले पार्टनर को देने पड़ेंगे। जो भी डिसीज्ड पार्टनर होगा उसके एग्जीक्यूटर को आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो देने पड़ेंगे टिल द डेट ऑफ डेथ। अगर साल के बीच में डेथ होती है उसकी तो वो कैसे दोगे? उसको देने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस को पता कैसे करोगे? दो तरीके हैं। मैंने आपको रिटायरमेंट के सेकंड लास्ट पार्ट में पूरा सिखाया था, आज मैं दोबारा सिखा रहा हूं, अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। दो तरीके होते हैं, या तो मालिक क्या कर सकते हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो कहें कि हम एक काम करते हैं, हम आज की तारीख पे निकाल लेते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो चुका है टिल द डेट ऑफ डेथ, जिस साल में उसकी डेथ हुई। सपोज पार्टनर की डेथ होती है 1 जुलाई 2025 को, फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2025 को, तो इन 3 महीनों का, अप्रैल मई जून का, तीनों महीनों का तुम क्या करो, प्रॉफिट या लॉस निकाल लो, एक्चुअली में फाइनल अकाउंट्स बना लो। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर से बांट दो, अगर लॉस आए तो पार्टनर से कैपिटल को डेबिट कर दो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, कई बार हम क्या कहते हैं, ये कई बार कहने की बात भी नहीं, ये जेन्युइन है कि बिजनेस कुछ ऐसे होते हैं कि सीजनल होते हैं, कि भैया पूरा साल तो उनके खर्चे ही निकलते हैं, लेकिन जब आता है ना मौसम, दिवाली का, राखी का त्योहार आया, दिवाली का त्योहार आया, उस टाइम वो प्रॉफिट कमाते हैं। अब पहले 3 महीने में तो ना राखी आई ना दिवाली आई, तो बिजनेस का अंदर प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। तो जो एग्जीक्यूटर होगा, जो डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर होगा, वो आके बोलेगा सर आप गलत तरीका कर रहे हो, क्योंकि डिटर्मिनेशन के हिसाब से पहले 3 महीने में तो हमेशा ही हम घाटे में होते हैं, फायदा तो होना ही बाद के महीनों में है। तो वो कहते हैं ये गलत तरीका है, डिटर्मिनेशन मत करो, फाइनल अकाउंट्स 3 महीने के मत बनाओ। तो वो कहता है एस्टिमेट कर लो, अंदाजा लगा लो कितने प्रॉफिट या लॉस हुए पिछले साल के बेसिस पे या किसी और तरीके के बेसिस पे, उसके काफी सारे तरीके हम सीखेंगे आज। तो कहता है आप अंदाजा लगा लो। तो पहला तरीका हमने क्या सीखा, या तो डिटरमिन कर लिए जाएंगे, एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकाल लिए जाएंगे, या फिर एस्टिमेट कर लिए जाएंगे। तो जब प्रॉफिट शेयर टिल डेट ऑफ डेथ के लिए 2 तरीके आते हैं हमारे पास। पहला तरीका क्या है कि एस्टिमेट कर लो प्रॉफिट लॉस को, और दूसरा तरीका क्या है, डिटरमिन कर लो प्रॉफिट लॉस को। ठीक है, डिटरमिन का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लो आफ्टर मेंटेनिंग द अकाउंट्स। ठीक है भाई, जब हम प्रॉफिट लॉस को डिटरमिन करते हैं, जब हम एक्चुअली में निकाल लेते हैं कि हाँ इतना प्रॉफिट हुआ या हाँ इतना लॉस हुआ, तो डिटरमिन जब आप करते हो तो अगर तो प्रॉफिट्स हुए, अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो प्रॉफिट सारे के सारे आप पार्टनर से बांट देते हो। जब तुमने फाइनल खाते बना ही लिए तो जो प्रॉफिट निकलेंगे वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकलेंगे। प्रॉफिट्स बांटोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। जब आप पार्टनर से प्रॉफिट्स बांटोगे P&L एप्रोप्रिएशन से, तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ रही है जी बात समझ? पर अगर हुए लॉस तब पार्टनर्स की कैपिटल कम होंगी, तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होंगी। पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट के लिए एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉसेस बाहर निकल कर आ जाएंगे। या P&L अप्रोप्रिएशन लिख दो या P&L अकाउंट लिख दो, दोनों काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो प्रॉफिट लॉस कहां से मिलेंगे? P&L अप्रोप्रिएशन में से मिलेंगे। लेकिन अगर आप एस्टिमेट करते हो तो एस्टिमेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल लो, एक तरीका होता है पिछले साल के सेल्स के बेसिस पे निकाल लो। तो हम यहाँ पे दो बेसिस पढ़ते हैं। एक तो हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स के बेसिस पे निकाल लो, और दूसरा तरीका क्या है? प्रीवियस ईयर टर्नओवर के बेसिस पे निकाल लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स के बेस पे निकाल लो या प्रीवियस ईयर टर्नओवर के बेसिस पे निकाल लो। ये टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स के बेसिस पे निकाल लो। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स के बेस पे निकालोगे या प्रीवियस ईयर सेल्स के बेसिस पे निकालोगे। कैसा दिखता है ध्यान से देखते हैं। मैं कहता हूं आपको कि A B C 3:2:1 में पार्टनर थे, C डाइड, C की डेथ हो गई। ध्यान से समझना, पूरा का पूरा केस आराम से समझाऊंगा। C की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स फॉर प्रीवियस ईयर आपको दिए गए हैं। सी डाइड हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हम लिख देते हैं कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स थे हमारे पास 1,20,000। ठीक है, और हम ये कहते हैं सी डाइड ऑन 1 जुलाई 2025, है ना। तारीख तो पता होनी चाहिए किस तारीख को डेथ हो रही है ताकि प्रॉफिट लॉस तो निकाल ले। तो हमने कहा सी डाइड ऑन 1 जुलाई 2025 को, पर प्रॉफिट्स फॉर प्रीवियस ईयर्स पर 1,20,000, उसके बेसिस से प्रॉफिट निकाल के हमें सी को पैसा देना है। तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट था पिछले साल का सर आपका 1,20,000, तो प्रॉफिट्स फॉर करंट ईयर कितने होंगे? प्रॉफिट्स फॉर करंट ईयर टिल डेट ऑफ डेथ, है ना भाई, डेथ वाली तारीख तक कितने प्रॉफिट्स होंगे? हम कहते हैं सर पिछले साल का 1,20,000 प्रॉफिट था पूरे साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। इस साल सी कब तक रहा? 1 जुलाई तक रहा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए रहा। पिछले साल 1,20,000 प्रॉफिट पूरे साल के लिए, सी कब तक रहा? अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए, तो उसके बेसिस पे 3 महीने का निकालते हैं। तो हमने कहा पिछले साल का 1,20,000 था 12 महीने के लिए, तो 1 महीने का कितना आया? इंटू कर दो इस साल के 3 महीने, तो ये आया 1 महीने का 10,000, तो इस साल का टोटल कितना आया? 30,000। आ रही है बात समझ? तो ये टोटल प्रॉफिट आया है। सी का शेयर अलग से निकालना पड़ेगा, एक चीज का ध्यान रखना है आपको। तो हम कहेंगे कि सी का शेयर कितना है? तो सर सी का शेयर यहां से देखोगे कितना है? 1/6 है। कितना है? 1/6, तो हम कहेंगे 30,000 का 1/6, तो 5,000। कितना है? 5,000 सी का शेयर है। आ रही है बात समझ कैसे निकला? दूसरा तरीका होता है टर्नओवर के बेसिस पे। हम कहते हैं पिछले साल की सेल्स देख लो, उससे प्रॉफिट देख लो, उसका परसेंटेज निकाल लो, और उस बेसिस पे इस साल का निकाल दो भैया। देखो कैसे कहते हैं कि मान लो मैं कहता हूं कि फिर से सेम कहानी है कि एबीसी, ये सारी कहानी बिल्कुल सेम है प्रॉफिट्स को छोड़ के। ठीक है, हम कहते हैं कि एबीसी 3 पार्टनर से 3:2:1 में से सी की डेथ हो गई 1 जुलाई 2025 को। कहते हैं कि प्रीवियस ईयर की सेल्स थी प्रीवियस ईयर की सेल्स थी 5 लाख, और प्रॉफिट्स थे पिछले साल के 1 लाख।
ठीक है, पिछले साल की टोटल सेल्स थी 5 लाख और प्रॉफिट्स थे 1 लाख। अब आपको इस साल की इंफॉर्मेशन देता है, कहते हैं कि दिस ईयर टिल डेट ऑफ डेथ सेल्स आर ₹2 लाख। कितनी है अभी तक की सेल्स, कितनी है, 2 लाख की सेल्स है। तो कहेगा कि टर्नओवर बेसिस पे इस साल सी का कितना प्रॉफिट शेयर है निकालो। अभी निकाल देते हैं। अब देखो, हमें कहा उसने टिल डेट ऑफ डेथ सेल्स है 2 लाख, पिछले साल थी सेल्स 5 लाख की, प्रॉफिट था 1 लाख का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, पिछले साल का, तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज प्रीवियस ईयर का है सर, 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 5 लाख रुपए की सेल पे इंटू कर दो 100, कितना आया, 20%। वैसे भी पता है हमें, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया बेटा 20%। पिछले साल आपने कमाया 20% प्रॉफिट, इस साल भी 20% कमाओगे टर्नओवर बेसिस का, मतलब यही होता है। तो हम कहेंगे प्रॉफिट फॉर करंट ईयर कितना आया, फिर हम कहेंगे कि पिछले साल 20% था, अरे क्या हो गया, हम कहेंगे पिछले साल कितना था, हमारे पास 20% आ रहा था, तो हम कहेंगे इस साल भी इतना आएगा, तो टोटल सेल्स है मेरी 2 लाख की, उसका आएगा 20%, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो आएगा 40,000। ठीक है, तो हमारा कितना प्रॉफिट आया, 40,000 आया। इसमें सी का हिस्सा कितना होएगा, सी का हिस्सा है 1/6, कितना है 1/6, तो हम कहेंगे सी का शेयर आया 1/6 ऑफ 40,000, जितना भी आएगा आप लिख दोगे। तो हमें समझ आया कि अगर तो प्रॉफिट लॉसेस डिटरमिन हो जाते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को P&L एप्रोप्रिएशन में से पुराने पार्ट्स सभी में बांट देते हैं, ध्यान रखना सभी में बांट देते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताऊं, मान लो मैं कहता हूं कि प्रॉफिट्स पता चलते हैं हमें कि प्रॉफिट्स हुए 60,000 के, तो आप A B और C तीनों में बांट दोगे यूजिंग द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। ठीक है, तीनों में बांट दोगे। P&L एप्रोप्रिएशन 60,000 पुरानी रेशो में बांट दोगे। पुरानी रेशो कितनी है बेटा, 3:2:1। जल्दी बताओ, 6 हिस्से करा, 10,000 का एक हिस्सा, 30,000, 20,000 और 10,000। आ रही है बात समझ कि अगर डिटरमिन कर लोगे तो सभी में बांट देना, लेकिन अगर एस्टिमेट करोगे तो सिर्फ जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर निकालो, शेयर निकालो। एंट्रीज क्या होती है, अब ध्यान से देखो, समझ आ गया कि शेयर कैसे निकलेगा। अब देखो एंट्रीज कैसे होती है। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि ए बी और सी 3:2:1 में बांट रहे थे। सी का शेयर आया हमारे पास 5,000 आया था ना पहले केस से, हम उसी को कंटिन्यू कर लेते। अब देखो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए वो आपको मेथड बताएगा, आप चाहे ये मेथड यूज करो चाहे ये मेथड बताए आपको। जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट दोनों केसेस में सिमिलर रहेगा। तो मैंने कहा कि सी का शेयर आया 5,000, सी का शेयर आया 5,000 प्रॉफिट्स में। ए बी और सी की ओल्ड रेशो थी 3:2, तो आप ट्रीटमेंट 3:2:1 थी एबीसी की, तो ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यहां पर जनरल एंट्री के ट्रीटमेंट दो तरीकों से होते हैं। एक तो होता है कि पुराने पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज नहीं हो रही, एक होता है कि पुराने पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज हो रही है। रेशो अमंग कंटिन्यूइंग, जो कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनर्स, डज नॉट चेंज। अगर वो चेंज नहीं होती तब ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट्स है तो आप बांट दोगे उनको P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे। मतलब कि एंट्री क्या पास करोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी डिसीज्ड पार्टनर है, डिसीज्ड
पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये प्रॉफिट्स के केस में है ना। अगर लॉस होता तो अपोजिट एंट्री कर दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी सिंपल सी बात है ना भाई। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनरशिप कैपिटल इंक्रीज करोगे, अगर लॉस हो तो पार्टनरशिप कैपिटल को रिड्यूस करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या हो सकता है, रेशो अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चेंजेस, अगर वो चेंज होती है तब, अगर वो चेंज होती है तब क्या करोगे, अगर हुए प्रॉफिट्स तो हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर होते हैं लॉसेस तो एंट्री क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, मतलब सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन के दो केस बना दें हम। हमारा क्या चल रहा था, 3:2:1 पुरानी रेशो थी, सी को हिस्सा निकाल लिया था हमने 5000 ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। हम पहला केस बनाते हैं, रेशो नॉट चेंज्ड, रेशो नहीं बदली, तब एंट्री क्या होनी चाहिए, सी को जो हिस्सा दोगे कहां से दोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट से दोगे, कहां से दोगे, P&L सस्पेंस अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आ रही है बात समझ, ये लो जी। तो ये 5000 हम ऐसे दे देते। दूसरा केस में क्या बोलता हूं आपको, A and B have decided that they will share future and profits and losses in the ratio of, न्यू रेशो में बोल देता हूं, सपोज आपको A/B की मैं न्यू रेशो बोल देता हूं आपको 5:, कितना है 5:7 बोल दिया, सपोज कितना बोल दिया, 5:7 बोल दिया। अब देखें क्या होगा, अब मेरे को गेन सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, तो गेन सैक्रिफाइस निकालने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे थैंक यू वाले पेज पे जगह ले लेते हैं। तो भैया ए का कितना आएगा, ए का नया है 5/12, पुराना था 3/6। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इस रेशो में, हम एक काम करते हैं, इसको 7:5 कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, 7:5 कर लेते हैं। तो ये आया 5 की जगह 7/12, तो ये कितना आया मेरे पास 12, 7 - 6 1/12, तो इसने गेन किया 1/12। बी का कितना है बेटा, बी का नया कितना है 5/12, पुराना कितने बी का पुराना है 2/6, तो नया है सर 5/12 - 2/6 12, तो 5 - 6 × 2 2 × 2 4 1/12। इसने गेन कितना किया 1/12, ऊपर वाले ने गेन कितना किया 1/12। तो गेनिंग रेशो क्या है 1:1। एंट्री क्या करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ए ने गेन किया, बी ने गेन किया, टू सीज कैपिटल, सी तो भैया डेथ ही हो रही है, तो उसने तो पक्का क्या किया, सैक्रिफाइस ही किया। तो हम कहेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, सी को कितना पैसा देना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सी को कितना पैसा देना है, सी को सर देना है 5000। ए और बी किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। ए ने कितना गेन किया 1, बी ने कितना गेन किया 1, 1:1 किया, 1:1 किया, बोले तो आधा आधा देंगे, 2500 और 2500। आ रही है जी बात समझ आ रही है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है
तो इस तरीके से एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती है तो P&L सस्पेंस से एंट्री होगी। अगर प्रॉफिट्स को तुम डिटरमिन करते हो तो एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन से होगी। सारे केसेस क्लियर? हर एक का क्वेश्चन समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो जी, आज की क्लास को यहीं पे करते हैं हम एंड। अब मिलेंगे अगली क्लास में जहां पर हम डेथ ऑफ पार्टनर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर लेक्चर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना। तुम लाइक नहीं करते हो, पूरा लेक्चर देखा है तो लाइक ही नहीं करते भाई। जल्दी से जाओ लाइक कर दो, पसंद आया तो कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। मिलेंगे अगली वीडियो में।